अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा जो ओ लेवल्स का पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, उसके लिए मैं के लिए हम लोग स्टार्ट करें। नवंबर 2020 का हमारा पेपर है। अपना ही वेरिएंट है, वेरिएंट 12। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, पेपर जो है वो आपका 45 मिनट का है, यानी कि एक एमसीक्यू के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लगाना। कुछ शहजादे होते हैं जो कि पूरा टाइम एक एमसीक्यू के पीछे ज़ाया कर देते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। भाई नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो, एंड पे वापस आ जाना। ठीक है? टाइम मत ज़ाया करना अपना एमसीक्यू के अंदर। बहुत क्रूशियल 45 मिनट होते हैं। अच्छा, पूरे का पूरा पेपर मैं सॉल्व करूँगा विद रीजनिंग, विद आंसर, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चीज़ है, ये आंसर क्यों नहीं है, ये क्यों है, जो गलत है वो गलत, वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आ जाए। सबसे पहला, व्हाट कॉजेस इकोनॉमिक एजेंट टू मेक चॉइसेस। बेटा, चॉइस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द रियल कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन थिंग एंड नॉट द अदर, या फिर द बेनिफिट फॉर गॉन from consuming one thing, from not consuming the thing and consuming other thing. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है अपने पास जब अपन लोग स्कार्सिटी की बात कर रहे होते हैं। स्कार्सिटी क्या होती है? अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड भाई साथ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसा बहुत कम है, औकात बहुत कम है। तो स्कार्सिटी की वजह से हम लोग हमेशा चॉइस की तरफ जाते हैं। अब स्कार्सिटी वाला यहाँ पे देखते हैं किधर आ रहा है, पॉइंट बी के ऊपर। एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स अपने पास होती है, अपने पास पैसा कम होता है बॉन्ड्स पूरा करने के लिए। अच्छा, दूसरे पे आ जाते हैं कि सीधा सीधा डेफिनेशन बीट कर रही है, तो डेफिनेशन बीट कर रही है तो बाकियों को आप इग्नोर मारें, डेफिनेशन को बीट करते हुए। दूसरा, which combination of factor of production and factor income is not correct। देखें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चार चीजें अपने पास होती हैं। लैंड को मैं हमेशा किराए पे लेता हूँ, तो लैंड को मैं हमेशा बदले में दूंगा रेंट। सही है? लैंड के लिए हमेशा रेंट जाएगा। लेबर को मैं दिहाड़ी देता हूँ, लेबर के लिए हमेशा वेज जाएगा। कैपिटल मैं लोन पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं लोन लेता हूँ, जाके मशीन इन्वेस्ट कर देता हूँ, लोन के बदले में हर साल हर महीने में मैं पे करता हूँ इंटरेस्ट। सही है? और लास्ट अपने पास आ गया एंटरप्राइज, यानी कि मैं प्रोड्यूसर, वो बदले में प्रॉफिट लेके भाग जाता है। अब यहाँ पे देखने क्या चीज मैच नहीं कर रही, यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा। लेबर के साथ में क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। भाई डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलता है जो के अंदर या लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट कर। सही है? आगे आ जाए। थर्ड, the diagram shows the production possibility curve for a country. The country moved from point X to point Y, यानी कि ऐसे आई है नीचे। किधर से कहाँ आई है? कैपिटल गुड से वो किसकी तरफ आई है? कंज्यूमर गुड की तरफ, यानी कि लोग जो हैं वो अपनी जो जरूरियात चीजें, जो ख्वाहिशों की चीजें, कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है बेटा? फिनिश्ड गुड। जिस लैपटॉप पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कंज्यूमर गुड है। जो आपके घर में टेबल है, सोफा है, कपड़ा है, ये सब फिनिश्ड गुड। यानी कि मैं कैपिटल गुड से आ रहा हूँ फिनिश्ड गुड, कंज्यूमर गुड की तरफ। अब आओ जरा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस चेंज? ऑप्शंस देखें। सबसे पहला, फर्म्स हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। बेटा, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट आती तो वो ऐसा बाहर की तरफ शिफ्ट मारता, पोटेंशियल को बाहर फेंक देता। सही है? तो ए नहीं होगा इसका आंसर। ये पे आओ, न्यू इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिस्कवर हो गई हैं, उसकी वजह से भी पोटेंशियल में शिफ्ट आता है हमेशा, तो बी भी नहीं होगा। सी पे आ जाओ, द गवर्नमेंट हैज brought about an increase in living standard। इसके में डी पे आओ, द गवर्नमेंट हैज encouraged लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी अपने पास ऐसे शिफ्ट आता है बाहर। तीन ऑप्शन गलत है, सी करेक्ट क्यों है ये चीज? The diagram है, the government has brought about an increase in living standard। देखो, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, खरीदने की औकात बढ़ेगी, स्पेंडिंग करने की औकात बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है मैं अपने घर में टेबल रखूंगा या टेबल बनाने वाली मशीन रखूंगा? मशीन तो नहीं रखूंगा ना, वो मशीन तो मेरा कैपिटल गुड है, मुझे तो टेबल चाहिए, तो मैं टेबल खरीदूंगा जाके। मैं
अपने लिए स्पेंडिंग करूंगा, अपने लिए खर्चे करूंगा, कपड़े खरीदूंगा, फोन खरीदूंगा, ये सब चीजें क्या है, इन सबसे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3,000 का नोकिया का चला रहा हूँ, एक बंदा 3,000 का नोकिया चला रहा है और एक बंदा लाख का आईफोन चला रहा है। तो आप दोनों को देख के ही कंपेयर कर लो कि यार ये आईफोन वाले का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, एज ज्यादा है, अच्छे से मुराद बड़ा ज्यादा है, अमीर आदमी है एज कम्पेयर टू नोकिया 3,000 वाला। सही है, आगे बढ़ जाए और पे आ जाओ। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एम, ए को छोड़ दो, तो इम्प्रूव एफिशिएंसी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेटा सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं होती, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का बात पूछा है, सिर्फ एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं पूछी। टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद ग्रेटर इन्फॉर्मेशन व्हेन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, भाई ग्रेटर इन्फॉर्मेशन किस तरीके। फॉर एग्जांपल मुझे एक पेंसिल खरीदनी है तो गवर्नमेंट आके पहले मुझे ट्रेन करे कि भाई आप ये पेंसिल नहीं, ये वाली पेंसिल लेना, इसके अंदर ये फायदे हैं, इसमें ये नुकसान है। हर चीज में गवर्नमेंट लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, हर चीज नहीं सिखा सकती। टू इनकरेज ग्रेटर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर, देखें इनकरेज करने से किस तरीके से फायदा होगा। अगर एक बंदा है जो मैकेनिक है और उसको मैकेनिक के अलावा और कोई काम ही नहीं आता, तो गवर्नमेंट का क्या लेना देना उससे। गवर्नमेंट तो इसलिए बोलती है कि भाई आप खाओ बनाओ उसको, खुद खाओ, मतलब कमाओ उसको बैठ के। अब अगर गवर्नमेंट हर बंदे के पीछे पड़ जाए कि भाई आप हर चीज करो, तो कोई बंदा भी स्पेशल डाइवर्सिफाइड नहीं रहेगा, उसकी स्पेशलिटी नहीं रहेगी। एक, टू क्रिएट एंड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर बंदा एम्प्लॉयड हो, मैकेनिक हो, डॉक्टर हो, लेबर हो, कोई भी हो, एम्प्लॉयड हो, अपने मतलब का काम करे, अपनी मर्जी का काम करे और कमाए बैठे। फिफ्थ पे आ जाए। Why might a market economy fail to achieve the best use of scarce resources? ए को छोड़ो। अच्छा पहली तो बात ये सुने कि मार्केट इकोनॉमी फेल कर रही है, यानी कि मैं इसको मार्केट फेलियर का नाम दे सकता हूँ। मार्केट फेलियर के अंदर हम लोग बातें पढ़ते हैं मेरिट गुड, हम लोग बातें पढ़ते हैं डीमेरिट गुड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। मेरिट गुड अच्छा गुड होता है, डीमेरिट गुड बुरा गुड होता है, ये वो सारी बातें। अब समझना, ये आसान मतलब है, ये पूछ रहा है कि भाई मार्केट फेलियर क्यों होता है। अब सुनिएगा, डीमेरिट ए को छोड़ो, डीमेरिट गुड्स आर अंडर कंज्यूम, डीमेरिट ओवर कंज्यूम होते हैं, अंडर नहीं होते, तो ये तो नहीं होगा, ओवर होते हैं ये। पब्लिक गुड्स आर ओवर कंज्यूम, ऐसा भी नहीं है, पब्लिक गुड अच्छे गुड होते हैं, नहीं करूँ, लेकिन ये वाले गुड अंडर कंज्यूम होते हैं। डी पे आओ। मोस्ट रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, उसने देखो लाजमी नहीं है, मिक्स इकोनॉमी होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है, और इसने यहाँ पे क्या लिख के दिया हुआ है आपको, मार्केट इकोनॉमी, यानी कि फ्री मार्केट की वो बात करे, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ए के ऊपर, कंज्यूमर्स में लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट विच गुड टू बाय। देखिए मार्केट फेलियर का मसला शुरू ही कहाँ से होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। भाई हम लोग लोगों को सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते कि इसकी क्या बुराई है। अगर आप लोग को, आप लोग के खैर अभी के बच्चे को अगर पुराना कोई बंदा देख रहा है तो उसको पता होगा, स्मोकिंग सिगरेट के भी ऐड बना करते थे पहले, 90s के अंदर 80s के अंदर सिगरेट के भी ऐड बना करते थे, क्योंकि लोगों को उसका मालूम नहीं था कि उसके अंदर कितने खतरे हैं, क्या मसले हैं, क्या बीमारियां हैं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से लोग सिगरेट को प्रमोट कर रहे थे और सिगरेट बिक्री थी। सही है, तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का जो मामला है, इसकी वजह से हमेशा मेरिट गुड अंडर कंज्यूम होगा और डीमेरिट गुड हमेशा ओवर कंज्यूम होने की तरह। आगे बढ़ जाते हैं। द डायग्राम शोज द ग्लोबल मार्केट फॉर कॉपर विद एन इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एक्स। सही है, पॉइंट एक्स के ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं। विच पॉइंट, which point represents the new equilibrium after the copper producers cost increase। देखो भाई पहली बात, अच्छा इस तरह का कभी भी एमसीक्यू है ना, डायग्राम वाला बड़ी खतरनाक सी डायग्राम, तो स्टेप्स के साथ लेके चलना, स्टेप्स समझना। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला हुआ है भाई, कि जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट है ना वो बढ़ गई है। तो अगर प्रोड्यूसर की कॉस्ट जो है वो बढ़ी होगी, फॉर एग्जांपल मेरा सप्लाई कर वैसा आ रहा था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई मेरी क्या होनी चाहिए, कम, ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगा। तो आपको एक बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो सप्लाई है वो आपका ऐसे पीछे की तरफ आया, यानी कि आप S1 से S2 चले गए। सही है, अभी आप S2 के ऊपर खड़े, आगे बढ़ते हैं। एंड देयर इज अ रैपिड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ,
भाई इकोनॉमी जब ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ रही होती है, बूस्ट हो रही होती है, लोगों की इनकम बढ़ रही होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से लोगों की इनकम बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होनी चाहिए, डिमांड भी बढ़ेगी। अच्छा, इनकम एक अदर फैक्टर होता है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर बना के डिमांड मेरे पास पहले डी था, इनकम बढ़ने की वजह से मेरी डिमांड ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी बाहर की तरफ, यानी कि डिमांड के लिए आप D1 से कहाँ आए होगे, D3 पे। सप्लाई पीछे गई S1 से S2, और डिमांड आपकी आगे गई D1 से D3। तो आप इस तरीके से कुछ मूवमेंट कर रहे होगे, खैर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। तो मैं पॉइंट ए पर आके रुक जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं 7 पे। The diagram shows supply curve for a good. What is the price elasticity of supply when the price rises from 10 to 12? बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, परसेंटेज सप्लाइड ओवर परसेंटेज प्राइस, ये अपना PES का फॉर्मूला होता है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकलती है और प्राइस कैसे निकलती है, एक चीज याद रख लो, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर सप्लाई निकाल लो तो न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई ओवर ओल्ड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100, प्राइस का भी सेम। पहले हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल लेते हैं। 100 से 140 पे जा रहा हूँ, यानी कि 140 माइनस 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपने पास कुछ 40% से मेरे पास बढ़ रही है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मेरे पास आ गई 40%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो भाई, 10 से 12 पे गए, 12 माइनस 10 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि मेरी जो प्राइस है वो 20% से आ रही है। तो अब अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ ये बना होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो कि अपने पास है 40% ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि अपने पास है 20%। आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 2। ये आंसर आ गया, सही है। 8 पे आ जाए। Which task is not a function of trade union? बेटा ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि लेबर के राइट्स को सिक्योर करने की करती है। लेबर सारा उसका मेंबर होते हैं, उसको लीगल प्रोसीडिंग में हेल्प करती है, वेज के मामला में हेल्प करती है, अगर आपने किसी को ऐसे ही निकाल दिया उसके मामला में आपको हेल्प करेगी। तो इसने क्या पूछा हुआ, नॉट, क्या चीजें ट्रेड यूनियन के फंक्शन के अंदर नहीं आती। अब आओ जरा, एग्रीइंग मिनिमम नंबर ऑफ टू बी एम्प्लॉयड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब, भाई लेबर की यूनियन है तो लेबर उस हिसाब से ही आपको सजेस्ट करेगी कि ओनर को, जो फर्म का ओनर है, बी को छोड़ दो अभी, निगोशिएट करती है वर्किंग आवर्स जो मैंने आपको बताया सारी बातें अभी, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस जो मैंने आपको बताई है अभी, बी डिसाइडिंग द लेवल ऑफ नेशनल मिनिमम वेज, भाई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, इसके अंदर ट्रेड यूनियन का कोई से नहीं होता, ट्रेड यूनियन की कोई औकात नहीं होती। What does not have an effect on wages in a free market economy? फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर बोलते हैं भाई ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से वेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहला पढ़े, डेंजर लेवल्स इन द वर्क प्लेस, भाई जो काम जितना खतरनाक होगा उसकी सैलरी या वेज उतनी ही ज्यादा होगी, ये दुनिया का होता है। अगर मैं एक बंदे को बोलूँ कि भाई तुमने गार्डनिंग करनी है, और एक बंदे को बोलूंगा कि अरेबियन सी में जाके मछलियां पकड़नी, कौन सा काम मुश्किल है, मछली वाला ना, तो ज्यादा पैसे भी उसी को मिलेंगे। अच्छा, सी को छोड़ दो। द नंबर ऑफ पीपल बिलिंग एंड एबल टू डू वर्क, अच्छा देखो, मैंने एक जॉब के लिए लिखा, मेरी दुकान है, मैंने बोला भाई मुझे दुकान के लिए छोटा चाहिए, एक बंदा चाहिए छोटा जो होता है वो काम करेगा। अब मेरे पास 20 छोटे आ गए काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो छोटा सबसे कम पैसे मांगेगा मैं तो उसको जॉब दूंगा ना, यानी कि तरीके से बोलियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी अपने पास जितनी ज्यादा सप्लाई ऑफ लेबर होगी उतनी ज्यादा वेज रेट कम होती है, तो वो भी अफेक्ट करती है। ये पे आ जाओ, द इयर्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, भाई एक पायलट है, उसको बनने में, पायलट बनने में 4-6 साल लगते हैं, और एक ड्राइवर है जो कभी भी गाड़ी चला सकता है। फर्क है ना दोनों में, ट्रेनिंग चाहिए होती है उसके अंदर पायलट के बनने के लिए, तो ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए होगी तो उसके हिसाब से सैलरी या वेज दूंगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब 10,000 रुपया आपने पे देनी है, मतलब कोई वो नहीं कि भाई हम लोग जो है ज्यादा दे दे कम दे दे, 10 देनी है, गवर्नमेंट ने बोला 10 ही दो, उससे ज्यादा या कम आप नहीं दो।
गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग कभी भी वेज को, अगर गवर्नमेंट ने कुछ बोला तो हम लोग वेज को नहीं ला सकते। 10th, what is the lowest level of income at which savings are positive? savings are positive का मतलब बेटा सेविंग्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या बेटा कि मेरे पास इनकम है, मैंने अपनी इनकम जाती पैसे में सेव किया। ऐसा नहीं कि मैंने अब्बा या अम्मा से उधार पकड़ के पैसा बैंक में डाल दिया, अपनी जाती इनकम से। अपना इनकम 3000, खर्चा 3100 ज्यादा है। इधर इनकम 3300, यहाँ पे 3375, यहाँ पे खर्चा ज्यादा है। यहाँ पर इनकम 3600, 3600, सेविंग में कितनी कर रहा हूँ, स्पेंडिंग कितनी कर रहा हूँ, 3500। तो यानी कि जो बाकी का 100 रुपया बचा होगा वो मैंने क्या किया होगा, सेव किया होगा ना। तो लोएस्ट इनकम जहां पर मैं सेविंग अपनी शुरू कर देता हूँ वो मेरे पास है पॉइंट, सही है भाई। 11, what can a central bank increase in order to reduce consumer borrowing? borrowing का मतलब क्या होता है भाई, लोन, लैंडिंग। सही है, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा, यानी कि लोग अगर लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा तो लोग लोन ही नहीं लेंगे। कहाँ पे है भाई इंटरेस्ट, कहाँ पे, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं बढ़ाऊंगा ना, इसने क्या लिखा है इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा, लोन की पेमेंट बढ़ेगी, लोग लोन ही नहीं देंगे। The table shows the output and total cost of firm. What is the average fixed cost of producing 10,000 यूनिट? बेटा ये क्या लिखा हुआ है, जीरो। यानी कि कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हम लोग, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 50,000। तो यानी कि कोई भी जीरो आउटपुट लेवल पे मुझे कॉस्ट पड़ रही है 50,000, ये मेरे पास क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट। सही है। और उसने क्या बोला हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल दो 10,000 यूनिट पे। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट अपनी है 50,000, क्वांटिटी अपनी इसने बोल दी है 10,000, काट दो, आ गई टेबल। सही है भाई, ये बड़े A firm has a fixed cost of 1,000. Table shows the variable cost at different levels of output. ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा एक बात तो ख्याल रखना, यहाँ ये पर यूनिट नहीं है। एक गुड बनाने की वेरिएबल 100 है, 2 गुड बनाने की 190 है, 3 की 270 है। ये पर क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। सही है। अब आओ, बोलता है कि भाई मैं सेलिंग प्राइस रख रहा हूँ अपनी 500। सही है। और मुझे कितना प्रॉफिट होगा अगर मैं 4 यूनिट बेचता हूँ, जरा बात। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है इसने, 1000। फिक्स कॉस्ट तो मैं अभी फिलहाल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। 4 यूनिट के ऊपर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 350, 350 मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 1350। टोटल कॉस्ट आ गई। सेलिंग प्राइस मेरी है 500 और मैं यूनिट कितने बेच रहा हूँ, 4। तो मेरी टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 500 इंटू 4, 2000 आ गई सेलिंग प्राइस। 2000 में से मैं 1350 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 650 का प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 13 का। आगे बढ़ 14, Permex supplies bricks and decides to merge with Firm that also supplies bricks. बेटा बिजनेस अगर आप लोगों के पास होगा, एक बंदा ईंट बनाता है, दूसरा बंदा भी ईंट बनाता है, तो मिल जाते हैं, वो अपने पास होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है जिसके अंदर अपने पास सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सेम लेवल ऑफ दो बिजनेस। Who owns the public sector organization? सीधा सीधा सा सवाल है यार ये। What are two aims? 16 पे हूँ। What are two aims to that a government normally pursues when managing the performance of the whole economy? बोलता है भाई ऐसे दो क्या एम है जब गवर्नमेंट परफॉर्मेंस मेजर करती है economy, तो वो कौन से दो एम है जिसकी वजह से, जिसको देख के गवर्नमेंट परफॉर्मेंस मेजर करती है। ए को छोड़ने का, टू इंश्योर नो वन इज अनएम्प्लॉयड एंड टू रिड्यूस एक्सपोर्ट, ये वाला एम गवर्नमेंट का है।
कि यार कोई अनएम्प्लॉयड ना रहे। लेकिन ये जो है ना, ये गवर्नमेंट का एम नहीं है कि भाई कोडिंग का मुझे ये नहीं होता। ठीक है, टू गिव एवरीवन इक्वल इनकम, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट का एम है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, भाई साहब गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू नहीं कमाती, गवर्नमेंट का एम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सर्विस देना होता है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू से क्या लेना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बिल्कुल बेहतरीन बात है, सही बात है। एंड टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, मैक्रो आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट भाई साहब जब कम करेंगे तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगी। गवर्नमेंट बढ़ाना नहीं होता। ए, टू इनकरेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टू इनकरेज ताकि प्रोडक्शन बढ़े, लोगों के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट हो। एंड टू प्रिवेंट हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए और प्रोडक्शन भी बढ़े, ये गवर्नमेंट के एम मैच कर रही है। 17, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, होता है कि भाई इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। आओ जरा ए को छोड़ दें, बी पे आ जाए। द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कैमरा, गवर्नमेंट के पास इतना फारिग टाइम है शॉपिंग की है, डॉल्मेन मॉल देखे बैठ के, को छोड़ दें। द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ एट अ बैंक, वही वाली बात हो गई भाई, इतना फारिग टाइम होता है गवर्नमेंट के पास। द प्रोविजन ऑफ टिकट इंस्पेक्टर्स ऑन अ ट्रेन, हाँ ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन टिकट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट भी होते हैं, कुछ प्राइवेट है, जिस तरह प्राइवेट एयरलाइंस होती है वैसे प्राइवेट ट्रेन भी होती है, गवर्नमेंट की ट्रेन नहीं होती। तो टिकट इंस्पेक्टर जो प्राइवेट वाले होते हैं उनको लगाने की जिम्मेदारी प्राइवेट फर्म की होती है। द प्रोविजन ऑफ इमिग्रेशन ऑफिशियल एट एन एयरपोर्ट, भाई एयरपोर्ट तो पूरे शहर में एक ही होगा ना, वहां पर हुकूमत के ही बंदे बैठेंगे और हुकूमत के ही बंदे इमिग्रेशन को सेटअप करते हैं, तो यहाँ जैसा लोकल थोड़ी जाके कर। 18 पे आ जाए। The table shows that an individual could pay different tax at different disposable income levels. किस तरह का टैक्स होता है? 10,000 पे मैं जीरो टैक्स दे रहा हूँ, 20,000 पे मैं 2,000 का टैक्स दे रहा हूँ, यानी कि कितना 10%। 30,000 के ऊपर है कितना 4,000 का टैक्स दे रहा हूँ, यानी कि कितना कुछ 13%। जी, और 40,000 के ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ कुछ 15%, यानी कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये बढ़ रहा हूँ। The government wants to reduce the consumption of cigarettes, which policy is most likely to do this? भाई सब्सिडी दोगे सिगरेट के ऊपर तो जाहिर सी बात है प्राइस और कम होगी लोगों की। इनकम टैक्सेस बढ़ा दोगे तो सिगरेट के बजाय लोग जो बाकी जरूरियाती खर्चे करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट का सिगरेट से कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट रेट का हमेशा लिंक जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के साथ। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स आप लगाओगे, सिगरेट 10 रुपए की है आप 20 रुपए की करवा दोगे तो सब शायद लोग which gap should not be included in the measure of unemployment। भाई अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर होता है, तरीका होता है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, अनएम्प्लॉयड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, ये वो सारी अनएम्प्लॉयमेंट मिला के एक फॉर्मूला मतलब एक अमाउंट आती है, उसकी वजह से अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट। रिडंडेंट अनस्किल्ड वर्कर सीकिंग ऑल्टरनेटिव जॉब, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, हम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। सीजनल, ये नहीं होगा। एक सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर्स आउट ऑफ सीजन, भाई आम एक बंदा है जिसका आम उगाता है, सही है, अब वो जाहिर सी बात है मई जून जुलाई, जून जुलाई ऐसे कुछ ये 2 ढाई 3 महीने भी काम करेगा ना, बाकी टाइम आप उसको अनएम्प्लॉयड थोड़ी बोलोगे, क्या आम का सीजन ही नहीं होता ना उस टाइम पे। सी को छोड़ दें। Those who have left school and cannot get a job, भाई जब आपने जॉब ही नहीं करी है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो आप किस मुंह से जॉब ढूंढ रहे हो जाके, आप किस मुंह से जॉब ढूंढ रहे हो। तो अगर आपको कोई जॉब नहीं दे रहा तो आप उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलोगे, वो आपकी गलती है कि आपने एजुकेशन नहीं दी तो आप जॉब निकल पड़े हो, सही है। स्टूडेंट्स जो कि 18 साल से कम के अंडर एज है, या फिर जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, यानी जैसे यूनिवर्सिटी हमारे पास पाकिस्तान में होते हैं जो कि सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर,
तो उसको हम लोग एज एन अनएम्प्लॉयड नहीं गिने। 21 the table shows the rates of unemployment and GDP growth for an economy 2014 and 2018 which combination of policy measures would be most effective in returning the economy to the 2014 level of economic। भाई साहब पहले बात 2014 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 3% और 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 10%, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट मेरा बढ़ा है, इकोनॉमी की फट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नीचे आ जाओ। जीडीपी जो होता है रियल जीडीपी वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है कि यार जीडीपी से हमको पता चलता है कि हमने कितना आउटपुट बनाया कितना बेचा। अब सुनिएगा 14 में 4% ग्रोथ थी जबकि 2018 के अंदर 2% से गिर गया, डिक्लाइन आ गया। अब मेरे पास दो चीजें मुझे करनी है। एक पहली क्या है कि भाई मुझे अपना अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, सही है। दूसरा मुझे अपना जीडीपी क्या करना है बढ़ाना। ये दो चीजें मुझे करनी है। आप सुनिएगा आ जाए दो ऑप्शन है। अ डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, सही है, डायरेक्ट टैक्स कम होगा, इनकम बढ़ेगी, लोग स्पेंडिंग करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा। एंड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, और जब प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ जाएगी। तो ए तो नहीं होता, बी पे आ जाओ। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चलो पहली बात पे उसने बंद मार दिया। भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगा तो उससे ये वाला पूरा फॉलो होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, फिर भी आगे बढ़ लेगी। अच्छा यहाँ पे भी इंक्रीज इन रेट है, सही है, वही बात। बी पे आ जाए। एन इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, शुरू में ही बंद वापस। डायरेक्ट टैक्स आप बढ़ाओगे तो भाई इनकम कम होगी, लोगों की स्पेंडिंग कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ई पे आए। एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देखो ना एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस आई प्लस बी प्लस एक्स माइनस एम, यही है ना। अब सुनना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है। अच्छा जब इंटरेस्ट रेट कम करूंगा तो लोगों के लिए लोन सस्ता होगा, जब लोगों के लिए लोन सस्ता होगा तो वो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इन दोनों की वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन, अच्छा सुनना, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, सही है भाई। अब आगे सुनो, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि मालिक खुद तो नहीं प्रोड्यूस करेगा ना, फायर करेगा तभी जाके प्रोडक्शन बढ़ेगी, आंसर डी हो जाएगा। आगे आ जाए 22 an economy is experiencing rising prices which government policy will help to reduce consumer expenditure। बोला भाई प्राइस लेवल अपने पास बढ़ते जा रहा है, हमें प्राइस को कम करना है, तो बताओ भाई क्या ऐसी पॉलिसी लगाएं एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए। एक को छोड़ो, इन्वेस्टिंग मोर इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले ये सुनना भाई, एग्रीगेट डिमांड आई जी एक्स माइनस एम। एक बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ती है, सही है ना। इन्वेस्टिंग मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट और लगाएगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइस वापस बढ़ेगी, नहीं होता। सी पे आओ, बैंक नोट, अच्छा देखो ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन से लिंक कर, बैंक के नोट्स प्रिंटिंग बढ़ा रहा है, वो स्पेंडिंग मनी सप्लाई को बढ़ाने की कर रहा है ना। मनी सप्लाई जब बढ़ती है हमेशा याद रखना, डायग्राम के भी साथ मेरे पास जगह नहीं है, ये मेरे पास इंटरेस्ट रेट आ गया, ये मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मनी आ गई, ठीक है भाई। ये मेरे पास मेरी मनी डिमांड आ गई, ये मेरे पास मनी सप्लाई आ गई है, ये इंटरेस्ट रेट आ गया, ये क्वांटिटी आ गई। अगर मैं अपनी मनी सप्लाई को बढ़ा देता हूँ एमएस ठीक है, नोट वगैरह मैंने और बना दिए, मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन, इंटरेस्ट रेट आर आर वन, इंटरेस्ट रेट मेरा कम हो रहा है। तो जब मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्राइस लेवल बढ़ेगी, होगा।
रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब मैं गुड्स की प्राइस ही कम कर दूंगा तो क्वांटिटी डिमांड नॉर्मली जॉब डिमांड के हिसाब से बढ़ जाएगी। इंट्रोड्यूसिंग कंपलसरी सेविंग फॉर इनकम अर्नर्स, बोला कि भाई अगर आपकी इनकम ₹1,00,000 है, आपने उसमें से 20,000 रुपया सेव करने हैं हर हाल, यानी कि 20% सेविंग रेट आपने हमेशा करना है भले कुछ भी हो। तो मैंने इनकम ही काट दी ना उसकी, मैं स्पेंड ही नहीं कर सकता उसको, इनकम मैंने सेव कर ली है। अब जब मैं इनकम सेव कर लूंगा, मैं स्पेंड ही नहीं कर पाऊंगा, स्पेंड नहीं करूंगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, ऐसे प्राइस नहीं बढ़ेगा। सही बात। 23, some goods take a greater percentage of a typical household's total spending than others. How is this accounted for in the construction of consumer price index? बेटा consumer price index है या retail price index है, दोनों एक ही बात है, एक ही है। देखें, एक तरीके से अगर मैं देखा जाऊं, आसान लफ्जों में बोलूं तो ये वेट की बात कर रहा है। वेट क्या होता है भाई? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ सर्टेन गुड। भाई फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 100 रुपए इनकम है, तो तुमसे 20 रुपए का आटा खरीदता हूँ, 20 रुपए का चावल खरीदता हूँ और 40 रुपए की दालें खरीद लेता हूँ। यानी कि मैंने अपनी इनकम में से 20% आटे को दिया, 20% चावल को दिया और 40% दालों को दे दिया। सही है, तो ये वेट होता है, प्रोपोर्शन। अब सुनिए 23 के ऊपर है हम लोग। बाय ए बोलता है बाय डिडक्टिंग द गुड्स, डिडक्टिंग से कोई उसका तो आपको अगर टेबल याद, आरपीआई का एक टेबल बनता है, अगर मैं आपको बता भी दूं, अगर आप लोगों को वो चीज देखनी है तो मैं ये देखिए, ये देखिए, इसके ना डिडक्शन वाला कोई सीन ही नहीं आपके सामने है। यहाँ पर एक पूरा टेबल बना हुआ है। तो सॉरी सॉरी, स्क्रीन ही शेयर, 2 मिनट देखिएगा मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई डिडक्शन वाला कोई सीन ही नहीं है, तो यानी कि आपके आपको ऐसे पागल बनाने की जरूरत है। तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जब इस टेबल के अंदर, तो आप उसको सीधा सीधा इग्नोर करें। वापस में जा रहा हूँ उधर। अच्छा, बाय गिविंग वेट्स टू प्रोडक्ट, सही बात बोल रहा है। देखो ना, वो बोलता है कि भाई मैं किस तरीके से अंदाजा लगाऊं कि कोई बंदा कितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम किस गुड पे स्पेंड करता है, तो वो वेट से पता चलेगा ना प्रोपोर्शन। In countries with absolute poverty, low incomes can start a process that keeps income low। बोला भाई इनकम कम है, वहां से साइकिल स्टार्ट होगी और इनकम कम के ऊपर ही साइकिल एंड हो जाएगी। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस? सबसे पहले ए पे लो लेवल इनकम। सही है, इनकम कम है तो जाहिर सी बात है स्पेंडिंग कंजम्पशन भी कम होगी। कंजम्पशन कम होगी तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस का करेंगे, कम करेंगे। लेकिन जब यहाँ यहाँ तक सही, अब बात सुनना, जब प्राइस कम होगी तो जाहिर सी बात है लोग डिमांड बढ़ाएंगे। डिमांड बढ़ रही है, क्रिकेट डिमांड बढ़ेगी कि लोग खरीदेंगे, उसकी वजह से स्पेंडिंग बढ़ेगी वापस, तो लोगों के पास इनकम नहीं आना शुरू हो जाएगी वापस। सही है ना? तो ये तो नहीं होता। यहाँ तक इस मार्क तक लेवल सही था, टाइम सही था। ठीक है, इनकम कम है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है तो गवर्नमेंट पागल है कि जब लोगों की इनकम पहले ही कम है उसके ऊपर आप हाई टैक्सेस चार्ज कर रहे हो? ऐसा नहीं है। ठीक है, लो इनकम्स है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगी, बिल्कुल सही बात है यार। लेकिन एक बात बताओ, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रॉफिट किस तरह बढ़ रहे हैं भाई? और अगर प्रॉफिट बढ़ भी रहे हैं तो मैं आगे से अपने शेयर होल्डर को कम डिविडेंड दे रहा हूँ, क्या मजाक चल रहा है क्या? ऐसा भी नहीं होता। ये पे आओ, इनकम कम है, लोग सेव कम करेंगे, ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसा नहीं। जब सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी लोगों का माल ही नहीं बिकेगा तो लोगों की इनकम और ज्यादा कम हो जाएंगी। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। 25, which factor in the world's low income countries limits their economic development? भाई बोलता है कि लो इनकम, अच्छा लो इनकम कंट्रीज से पूरा डेवलपिंग इकोनॉमी, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी जो होती हैं वो लो इनकम वाली होती है।
भाई ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लो इनकम कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती? सुनिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इसकी वजह से होती है, सही है, हमने दिखाना है कि किसकी वजह से नहीं हो पाती। हाई सेविंग रेशो, भाई जब हाई सेविंग रेशो होंगे तो लोग अपने पास सेव कर, सही है, हाई सेविंग रेशो तभी होंगे जब लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी। जब इनकम ज्यादा होगी, हाई सेविंग रेशो ज्यादा है, तो स्पेंडिंग का रेशो ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, सही है। लार्ज इनफ्लोज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी वजह से अपनी इकोनॉमी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिपेंडेंसी रेशो बढ़ेगा, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है लोगों की दूसरे के ऊपर। जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी, लोग अपनी फैमिली को ही नहीं पूरा कर पाएंगे, तो इकोनॉमी में किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे? 26, the table shows the percentage employment in the primary sector in the service sector for countries, which countries most likely to be developed। बेटा कभी भी ऐसा आपको टेबल दे और बोले कि बस सबसे ज्यादा डेवलप कौन है, तो आपने वो देखना है जिसका सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये सर्विस सेक्टर जो है वो ए का ज्यादा कंट्री है आपकी, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। अच्छा, अगर वो ये बोलता है कि लीस्ट डेवलप्ड, तो आपने देखना था कि प्राइमरी किसका सबसे ज्यादा है, जिसका सबसे ज्यादा प्राइमरी होगा वो लीस्ट डेवलप्ड, सही है। 27, व्हाट कॉजेस बर्थ रेट टू फॉल इन अ कंट्री, इसकी वजह से बर्थ रेट जो होती है वो कम होती जा रही है। देखिए प्योर वुमेन पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वजह से बच्चे पैदाइश में मर जाते हैं, तो उसकी वजह से अपने पास डेथ बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्थ रेट जो है उससे फॉल हो रहा है। आप सुनिएगा, मेडिकल सप्लाईज एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव, भाई लोगों के पास नॉलेज आ रही है, लोगों के पास वो है क्या बोलते हैं फैमिली प्लानिंग वाली सिचुएशन आ रही है आजकल, लोगों को पता है कि भाई किस तरीके से संभाल के करना है, उस हिसाब से बर्थ रेट जो है वो नॉर्मल अपने पास इतना बढ़ नहीं रहा, सही। 28, the country wishes to increase the current account surplus on the balance of payment, which action would it take? बोला भाई करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ाना है, यानी कि हमको एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बढ़ाना है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर से। अब सुनिएगा, अच्छा, एबॉलिश एन इम्पोर्ट कोटा, भाई कोटा एक लिमिट होती है कि यार आप इससे ज्यादा माल नहीं मंगवा सकते, अगर मैं कोटा हटा दूंगा तो लोग ज्यादा माल मंगवाएंगे बाहर से, एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगी ना इससे, तो ये तो नहीं होगा। टैरिफ पे भी आते, रिमूव एक्सपोर्ट सब्सिडी, जब मैं अपने लोकल प्रोड्यूसरों से सब्सिडी हटा दूंगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। टैक्स एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर्स, भाई मैं अपने ही बंदों पर टैक्स लगा दूंगा तो वही वाली बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। अगर मैं टैरिफ्स लगाऊंगा इंपोर्ट्स के ऊपर तो लोग माल कम मंगवाएंगे, जब माल कम मंगवाएंगे तो इंपोर्ट्स कम होंगी ना, एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपोर्ट तो अपना ज्यादा होगा, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाएगा। टेबल शोज कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड imports, what was the country's balance of trade goods and services? सीधा सीधा सा है भाई, एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, देख लें भाई, एक्सपोर्ट रेवेन्यू अपने पास है गुड्स का 200 और ये रहा, और सर्विस का कितना है 35, सही है। अब आइएगा, इंपोर्ट अपने पास कितनी है गुड्स की 190 प्लस 38, सीधा सीधा आपके पास आंसर जो है वो कुछ आ जाएगा सरप्लस ऑफ 7 मिलियन, सही है। 30, diagram shows the value of country's export and import of goods over 5 years. Between which two years the country have an increase in the value of imports and an improvement balance of trade surplus? सुनिएगा भाई, बोलता है कि एक तो हमारे पास इंपोर्ट्स बढ़ी हो, सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स बढ़ी हो कौन सा 2 सालों में, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो गुड्स का वो अच्छा हो गया। देखें ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है, ईयर 2 और 3 के अंदर भी यही हिसाब है। ईयर 3 और 4 देखे यहाँ पर कुछ
22 है और यहाँ पर कुछ 25 के करीब करीब है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा यहाँ पर है। लेकिन इन दोनों ईयर्स के अंदर देखें, एक्सपोर्ट का ये वाला है, इम्पोर्ट का ये वाला। इन दोनों ईयर्स के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो आंसर इसका अपने पास ज्यादा इम्पोर्ट भी इसी ईयर के अंदर, और यहाँ पे फिर भी अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर रहा है, इम्प्रूव। सही है। अच्छा, तो ये अपना था 2020 अक्टूबर नवंबर। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। कुछ मेरे ख्याल में 45 या 40 मिनट का पेपर सॉल्व किया है आपको, समझाया है। तो आई होप कोई इशू नहीं होगा इस पेपर में। अगर कोई मसला हो इस पेपर में, कोई issue हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कोशिश करूंगा कि मैं अब इस तरह बैकवर्ड जाऊँ। अब नवंबर 2020 हुआ है, तो अब मैं जून 2020 करूंगा, फिर अपना नवंबर 19, लेकिन करूंगा सिर्फ अपना वेरिएंट, जो कि वेरिएंट 12। सही है, सिर्फ अपना वेरिएंट आपको करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाफिज़।